गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका द टेस्ट गुरु चैनल पर। मैं नंदिनी एक बार फिर आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम जुलाई 2025 और जून 2025 की योजनाएं और समितियां कंप्लीट करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में। नंबर 1 पॉइंट पे देख लेते हैं। गज मित्र योजना, यह असम सरकार द्वारा लाई गई है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता से 10 जुलाई 2025 को मानव हाथी संघर्ष को दूर करने के लिए और स्वास्थ्य देखभाल नियमों में सुधार करने के लिए, साथ ही छात्रों और पारंपरिक श्रमों के कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है, शुरुआत की गई है। तो इसका उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा, छात्रों और पारंपरिक श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। देखिए, सबसे पहले योजनाओं में जो आपको याद रखना है वो कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कौन सी योजना किस सरकार द्वारा या किस संस्थान द्वारा लाई गई है, इम्प्लीमेंट की गई है, यानी कि क्रियान्वयन की गई है, ठीक है, और उसका उद्देश्य यानी कि लक्ष्य क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं। प्रथम जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना, यह गुजरात सरकार द्वारा लाई गई है और परियोजना का शीर्षक है वो भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्रिएशन ऑफ रेफरेंस जीनोम डेटाबेस फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन इन गुजरात। ये हिंदी में और इंग्लिश में ये इसी तरीके से है, इसका शीर्षक भी याद रखिएगा। और क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया गया है इस परियोजना का, तो वो है गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा। इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों में पाई जाने वाली बीमारियों को समझना और उनके लिए बेहतर इलाज देना। और इस योजना के तहत एक व्यापक जेनेटिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी वंशानुगत बीमारियों का जल्दी इलाज पता लगाने के लिए मदद मिलेगी। इस परियोजना को शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है, ये भी याद रखिएगा, और गुजरात के 17 जिलों में फिलहाल इसे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है ये योजना, और इस योजना में राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1 से 10 छात्रों को पूरी किट प्रदान की जाएगी। और किट में क्या क्या होगा ये देख लेते हैं। 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तकें, एक स्कूल बैग, 2 जोड़ी मोजे और डिक्शनरी शब्दकोश शामिल होंगे। तो आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है थर्ड पॉइंट में कि किसके द्वारा ये योजना लाई गई है, यानी कि किस सरकार द्वारा, और कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए पूरी किट इसमें प्रदान की जाएगी राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, ये राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई है ये योजना, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने 2 जुलाई 2025 को राज्य के गांवों को गरीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका उद्देश्य भी याद रखिएगा, राज्य के गांवों को गरीबी मुक्त बनाना इसका उद्देश्य है। कहाँ पर इस योजना की शुरुआत की गई है, तो है राजस्थान सरकार द्वारा की गई है 2 जुलाई 2025 को। और इस योजना के तहत अपने प्रयासों से गरीबी रेखा को सफलतापूर्वक पार करने वाले, ये पार है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पार करने वाले परिवारों को 21,000 का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये भी याद रखिएगा, कितना अमाउंट दिया जाएगा, 21,000। जो अबव बीपीएल हैं उनको, गरीबी रेखा के ऊपर हैं, गरीबी रेखा के जो बाहर हैं उन्हें 21,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और गरीबी रेखा के नीचे हैं जो यानी कि अंडर बीपीएल हैं, उन परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए 1 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये दोनों ही पॉइंट्स याद रखिएगा। जो अबव बीपीएल हैं यानी कि गरीबी रेखा के बाहर हैं, उन्हें 21,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और जो बीपीएल के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्हें 1 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रति परिवार 15,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जो जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। 5th डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना, यह इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है, और इसका उद्देश्य है नागरिक सेवाओं को डिजिटल तकनीकी से जोड़कर स्मार्ट प्रशासन को सशक्त बनाना। योजना राष्ट्रीय डिवीजन प्रणाली के साथ एकीकृत है, और योजना के तहत हर घर को एक यूनिक क्यूआर कोड
वाली धातु की प्लेट दी जाएगी जिसमें एक सटीक भौगोलिक निर्देशांक से लिंक होगी, यानी कि इसमें एक QR कोड वाली प्लेट दी जाएगी हर घर में, और जिसमें है ना मतलब एक भौगोलिक निर्देशांक होंगे, यानी कि उसमें कोड होंगे, ठीक है, जिससे है ना डायरेक्ट वहाँ का एड्रेस, वहाँ का पता लगाया जा सके। 6 पॉइंट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, यह बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई है? ये 1 जुलाई 2025 को बिहार के CM नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में इसे लॉन्च किया गया है। और इस योजना में राज्य के 50 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले कलाकारों को जिन्होंने किसी रजिस्टर कंपनी से कम 10 वर्षों के लिए कार्य किया हो, उन्हें 3,000 रुपये तक का मासिक पेंशन दी जाएगी। ये आप याद रखिएगा। जो लोग 50 वर्ष से ज़्यादा की आयु वाले कलाकार हैं और किसी रजिस्टर्ड कंपनी में उनका नाम अंकित है, उन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विक्रम लॉक नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना, यह भी बिहार सरकार द्वारा लाई गई है और बिहार के CM नीतीश कुमार जी ने 4 जून 2025 को पटना जिले में इस योजना का उद्घाटन किया है। तो कहाँ उद्घाटन किया गया है ये याद रखना है आपको, पटना में। किसके द्वारा ये योजना लाई गई है? बिहार सरकार द्वारा, और CM नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को देश भर में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए और सतत कृषि पद्धति को अपने में वृद्धि करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। और इसमें केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार जी के अनुसार केंद्र सरकार ने 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को इस योजना में जोड़ दिया है। कितनी योजनाओं को जोड़ा है? 36 योजनाओं को भी इसमें जोड़ दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य है किसानों को फसल कटाई के बाद भंडारण की बेहतर सुविधा देना, सिंचाई व्यवस्था को सुधारना और खेती की पैदावार को बढ़ावा देना। योजना का परिव्यय है 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 24,000 करोड़ रुपए होगा। योजना का परिव्यय भी आप याद रखिएगा। और यही योजना इसकी घोषणा की गई थी केंद्रीय बजट 2025-26 में। यह योजना देश के 100 जिलों को कवर करेगी और योजना में करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा दिया जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मैंने अंडरलाइन किए हैं, उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कला सेतु भारत के लिए रियल टाइम भाषा तकनीक पहल, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसमें स्टार्टअप कंपनी जो होती हैं वहाँ कई भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट इनपुट से ऑडियो वीडियो ग्राफिक सामग्री तैयार करने के लिए सक्षम स्वदेशी स्केलेबल समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि ये ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, इन सब के लिए स्वदेशी स्केलेबल समाधान विकसित करेगी। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस योजना को इम्प्लीमेंट यानी कि क्रियान्वयन किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तलाश पहल, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उसका उद्देश्य है देश भर में आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास दोनों में सुधार लाना। इस पहल से 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय में नामांकित 1,38,336 से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। तो कितने बच्चों को, छात्राओं को लाभ मिलेगा ये आपको याद रखना है। और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिसमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 1,38,336 से ज़्यादा के छात्र छात्राओं को लाभ दिया जाएगा। उद्देश्य भी याद रखिएगा, आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास दोनों में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। और इस पहल में NCERT की तमन्ना पहल से भी प्रेरित है। पहले कुछ समय पहले लॉन्च की गई थी ये NCERT की तमन्ना पहल, आप लोगों ने सुनी होगी, ये वहीं से प्रेरित है। और छात्रों की क्षमताओं को पहचान देने के लिए सामान्य योग्यता प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जलवायु अनुकूल गेहूं पहल यानी कि क्लाइमेट रेसिलिएंट व्हीट इनिशिएटिव, ये घाना एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है, आप लोग जानते होंगे। घाना ने भारत के अरीमा फॉर्म्स और CSIR क्रॉप्स
रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से 2 जुलाई 2025 को पहल की थी। तो किस देश के द्वारा पहल की गई थी इस योजना की? आपको याद रखना है घाना, एक कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है। और घाना में गेहूं का वार्षिक आयात $400 मिलियन से अधिक हो गया था, इसलिए इसका उद्देश्य है कि इस आयात को निर्भरता को कम करने और स्थानीय उत्पादन को सशक्त बनाना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कॉलेज इंजन अभियान। ये सड़क परिवहन एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लाई गई है ये योजना, और इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने 8 जुलाई 2025 को देशव्यापी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्थायित्व अभियान कॉलेज इंजन को हरी झंडी दिखाई थी। तो किसके द्वारा लाई गई है ये भी आपको याद रखना है, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा द्वारा 8 जुलाई 2025 को। इस योजना का उद्देश्य है देश भर में स्वच्छ और सतत यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना। यह एक युवा नेतृत्व वाली ईवी रोड अभियान है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें 25 से अधिक शहरों को जोड़ते हुए 10,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। इसका उद्देश्य यह भी है कि सबसे लंबी ईवी ड्राइव का विश्व कीर्तिमान बनाना। और इस योजना में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विजन से प्रेरित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 13th, नव्या। युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आकांक्षाओं का पोषण। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को लाया गया है, और इसके तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSED के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, जगह का नाम याद रखिएगा, इसका शुभारंभ किया गया है। और इस पहल का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सावित्री ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी ने संयुक्त रूप से किया है। तो पूछा जा सकता है किसके द्वारा उद्घाटन किया है, तो इन्हें दोनों का नाम याद रखिएगा। ये केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी ने संयुक्त रूप से यानी कि जॉइंटली इस योजना का शुभारंभ किया था, यानी कि उद्घाटन किया था। और इसका उद्देश्य है 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर पारंपरिक और उभरते हुए क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। अपने पायलट चरण में यानी कि अपने प्रथम चरण में नव्या को 19 राज्यों के 27 पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में शुरू किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट जय हिंद योजना। यह दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 17 जून 2025 को अनुसूचित जनजाति के स्कूली छात्रों को कौशल विकास और उच्च शिक्षा की तैयारी को सशक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है, जय हिंद परियोजना को। और इसका लक्ष्य है दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र के स्कूली छात्रों यानी कि कक्षा 9 से 12 तक के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के लिए व्यवहारिक कौशल और शिक्षित के लिए तैयार करना। ठीक है, यानी कि CUET के लिए कौशल शिक्षित रूप से छात्रों को तैयार करना कक्षा 9 से 12 तक के। और इसके पहले चरण में मणिपुर के उखरुल जिले के तंगखुल नागा जनजाति के 25 मेधावी छात्र शामिल होंगे। तो आपको याद रखना है पहले चरण में कहाँ के छात्र शामिल होंगे, मणिपुर के उखरुल के नागा जनजाति के जिले के तंगखुल नागा जनजाति के 25 मेधावी छात्र इसमें शामिल होंगे इसके प्रथम चरण में। चलिए, इसी के साथ जुलाई 2025 की योजनाएं और समितियां हमारी कंप्लीट होती हैं। अब हम जून 2025 की योजनाएं देखते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं, लोक माता देवी अहिल्या होलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है 20 मई 2025 को। और इस योजना में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को बैंक ऋण देगा। ठीक है, ऋण के ब्याज में 1,000 रुपये तक की छूट देगा, यानी कि जिनको ज़रूरत है, जो जैसे कि टाइम से या तो अपना लोन नहीं दे पा रहे हैं या जो जिन्हें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, देने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उन्हीं लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को 1,000 रुपये तक की बैंक ऋण ब्याज में छूट मिलेगी प्रति वर्ष। और हर वर्ष इस योजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय यानी कि खर्च किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है किसके द्वारा ये योजना शुरू की गई है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 मई 2025 को। और इसमें ज़रूरतमंद व्यक्तियों को 1,000 रुपये तक प्रति वर्ष छूट मिलेगी बैंक ऋण के ब्याज में, और 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं,
युवा रत्न सम्मान योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इस योजना में आवेदक की आयु 15 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो भी आवेदक होंगे उनकी आयु इतनी होनी चाहिए। और युवा कल्याण के क्षेत्र में साधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्तियों को 2 से 5 लाख, ये लाख है, 2 से 5 लाख रुपए, और स्वैच्छिक संगठनों यानी कि एनजीओ को ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। और यह सम्मान हर वर्ष एक युवा को दिया जाएगा और एक स्वैच्छिक संस्थान यानी कि एक एनजीओ को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। सिर्फ एक युवा और एक स्वैच्छिक संस्थान को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दुधारू पशु प्रदाय योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसे लॉन्च की गई है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने 1 जून 2025 को कोंडागांव जिले के भूंगापाल से डेयरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की है। और इस योजना का क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन किसने किया है? अगेन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट में 6 जिले कवर होंगे, वो हैं जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, सारगढ़, बिलाईगढ़ में किया जाएगा। और 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं के हितग्राहियों को कुल 650 दुधारू पशु प्रदान किए जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। तो जो बच्चे छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या अदर्स हो, पीसीएस वगैरह, तो उनको पूरे ये 6 जिले याद करने हैं। बाकी जो अदर स्टेट से हैं, जो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अदर के अगर एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे तो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट यानी कि क्रियान्वयन की गए है इस योजना को, ये पूछा जाएगा। और ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 6 जिले याद ना भी करें तो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन, ये शहरी तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 20 मई 2025 को शहरी स्थानीय निकायों में भूजल और वर्षा जल के संरक्षण के लिए यानी कि स्टोरेज के लिए इसका शुभारंभ किया था। और इस मिशन में छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में भूजल, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये भूजल है, भूजल और वर्षा जल के संरक्षण के लिए मिशन मोड पे काम किया जाएगा। यानी कि जो भी भूजल है और वर्षा जल है, जो वर्षा के थ्रू जल आता है या फिर जो ऑलरेडी स्टोर किया हुआ जल है, उसको अच्छे से स्टोर किया जाए, इसके लिए इस मिशन मोड पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश होम स्टे और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट यानी कि B&B नीति 2025, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 3 जून 2025 को राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों को आरामदायक यानी कि मदद देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे पंजीकृत करवाने के लिए 500 से 750 रुपये और शहरी और सिल्वर श्रेणी में होम स्टे के लिए 2000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस नीति में राज्य में रहने वाले गृह स्वामियों यानी कि ओनर ऑफ द हाउस, जिनके खुद के घर हैं, वह उनके द्वारा अपनी आवासीय इकाइयों में उपलब्ध अतिरिक्त कक्ष यानी कि कम से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 बेड के उनके खुद के कक्ष होंगे, जिसमें पर्यटकों को ठहरने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह आपको याद रखना है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए ही बुकिंग करवाई जा सकेगी पर्यटक द्वारा। और इसका पंजीकरण वैलिड होगा 3 सालों तक के लिए, वैध होगा यानी कि वैलिड होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रतिभा सेतु पहल, यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लाई गई है। और इस पहल को पहले सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना यानी कि PDS के नाम से भी जाना जाता था, जिसे 20 अगस्त 2018 को शुरू किया गया था। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और संघ लोक सेवा आयोग ने यह पहल उन अभ्यर्थियों की क्षमता के लिए लाई है जो व्यक्तिगत परीक्षण सहित प्रतियोगिता छात्रों के सभी चरणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेता है, लेकिन अंतिम चरण सूची में शामिल नहीं होता। यानी कि ये संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC द्वारा लाया गया है। इसमें जो बच्चे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये तीनों क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं
होता है ना कई बार कि कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं, छात्र छात्राएं जो जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है यूपीएससी में, मेंस हो जाता है, इंटरव्यू भी उनको लगता है उनका क्लियर हो गया, लेकिन मेरिट लिस्ट में अंतिम चरण सूची में उनके नाम नहीं होते। ये उनके लिए ये योजना लाई गई है और इसका उद्देश्य है अनुशंसित लेकिन योग्य उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ना। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े फर्म से, अच्छी कंपनियों से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। योग्य उम्मीदवारों को शीर्ष स्तर पर मानव संसाधनों की तलाश करने के लिए संगठनों से जोड़ा जाएगा। यही है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी। इम्पॉर्टेंट है, ये योजना याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी भाषा में अर्थव्यवस्था पर मौलिक पुस्तकों को प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई की पहल, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई है और इसमें पुस्तकों में 60% विषय वस्तु और 40% भाषा शैली को महत्व दिया जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को 1.25 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि इस योजना में यह है कि जैसे इकोनॉमी, अर्थशास्त्र वगैरह की ये पुस्तकें लॉन्च होती हैं, ये ज़्यादातर इंग्लिश में होती हैं, है ना। तो ऐसी, इसका मतलब यह है कि ऐसी 3 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें इनको इनाम दिया जाएगा, 1.25 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें पुस्तकों में 60% विषय वस्तु का इस्तेमाल होगा और 40% भाषा शैली यानी कि हिंदी पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, भाषा शैली को महत्व दिया जाएगा और इसमें प्रोफेसरों को हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखनी होंगी। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हिंदी भाषा में मौलिक पुस्तकें लिखनी होंगी और उसी को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसके लिए 30 जून तक प्रतिभागियों को नामांकन देना पड़ेगा। नॉट सो इम्पॉर्टेंट दिस पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8वां, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान, ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जून 2025 को नई दिल्ली के महावीर जयंती पार्क में पौधा लगाकर किया था और इसका लक्ष्य है 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक 10 करोड़ पेड़ लगाना। तो लक्ष्य क्या है ये भी आप याद रखिएगा, किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में इस योजना का आरंभ किया था। हमीरपुर याद रखिएगा। और इस योजना का उद्देश्य है पंचर वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य में हरित आवरण को बढ़ाना, समुदायों को सशक्त बनाना और ग्रामीण रोजगार का सृजन करना। तो इसका उद्देश्य मेन है, आप याद रखिएगा। और इसमें प्रथम चरण में यानी कि प्रारंभिक चरण में अंबुजा समूह 25 हेक्टेयर भूमि का वृक्षारोपण कार्य करेगी और अदानी फाउंडेशन और अल्ट्राटेक 10-10 हेक्टेयर भूमि गोद लेंगे। तो ये याद रखिएगा। देखिए, जो जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, उनको आप लोगों को याद करने ही करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 10th, भारत की पहली अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना, ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम यानी कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। जून 2025 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने समुद्री संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंधु दुर्ग की निवती रोक के पास INS गुलदार को भारत के पहले पानी के नीचे बने हुए संग्रहालय और प्रवाल भित्ति में परिवर्तित करने की परियोजना का शुभारंभ किया। INS गुलदार क्या है? यह एक रिटायर्ड शिप है। ठीक है, तो इसको यहाँ से मोड पे रखा जाएगा भारत की पहली अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना में। और इस परियोजना के लिए 46.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछी जा सकती है पेपर में, कितनी राशि इसमें जारी की गई है, कितना अमाउंट लगा है, तो वो है 46.91 करोड़ रुपए। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुकी हूँ। INS गुलदार 12 जनवरी 2024 को सेवा मुक्त हुआ है और इसके बाद भारतीय नौसेना ने 21 फरवरी को महाराष्ट्र पर्यटन के पहले अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना के लिए सौंप दिया है।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तल्लिकी वंदनम योजना। यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। 12 जून 2025 को आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में आर्थिक रूप से अस्थिर परिवारों से संबंधित सभी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस योजना का आरंभ किया। यानी कि जो लोग अस्थिर हैं, अस्थिर परिवारों से आते हैं, वहाँ के छात्रों को वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम ने इस योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत पात्र माता और अभिभावकों को हर वर्ष प्रति बच्चा 15,000 रुपये दिया जाएगा। जिनके बच्चे राज्य भर के मान्यता प्राप्त स्कूलों और जूनियर कॉलेजों को कक्षा 1 से 12 तक नामांकित हैं, यानी कि इनकी पढ़ाई लिखाई को सरल तरीके से बनाने के लिए योग्य पात्र माता और अभिभावकों को हर वर्ष प्रति बच्चा कितना अमाउंट दिया जाएगा, 15,000 रुपये दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए, इसी के साथ हमारी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। लाइक और शेयर करना